नमस्कार। चलिए आज उत्तर प्रदेश के एक बहुत खास विधानसभा क्षेत्र की गहराई में उतरते हैं। खड्डा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 329। ये सिर्फ एक चुनावी विश्लेषण नहीं होने वाला, ये एक तरह की केस स्टडी है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे जमीन की हकीकत और डेटा का सही तालमेल किसी भी इलाके की सियासत को एक नई, एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। तो आइए चुनावी शोर से परे जमीन की असली आवाज सुनते हैं। हमारा सफर शुरू होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के खड्डा से। नक्शे पर यह महज एक जगह हो सकती है, लेकिन हमारे इस पूरे विश्लेषण के लिए यह हजारों कहानियों, उम्मीदों और संघर्ष का केंद्र है। यहीं की मिट्टी, यहीं के लोग और यहीं के मुद्दे हमें वो कहानी बताएंगे जो अक्सर बड़े बड़े भाषणों में कहीं खो जाती है। यहाँ के लोग, खासकर किसान, एक बड़ी गहरी बात कहते हैं, गन्ना से उंगली बंधी है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था, समाज और जिंदगी का सार है। उनकी किस्मत, उनकी कमाई, उनके बच्चों का भविष्य, सब कुछ गन्ने की फसल से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब यही मिठास कड़वाहट में बदल जाए? तो आइए पहले हिस्से में इसी कड़वाहट की जड़ तक चलते हैं। खड्डा की उस जमीन की कहानी को समझते हैं जहां गन्ने की मिठास अब किसानों के लिए एक बोझ बन गई है। ये उस आर्थिक और सामाजिक संकट की कहानी है जिसे आज वहां का हर घर, हर खेत महसूस कर रहा है। समस्या की असल तस्वीर इस एक आंकड़े में छिपी है। इस इलाके की 10 में से 5 चीनी मिलें आज बंद पड़ी हैं। सोचिए जरा, आधी मिलें बंद। ये सिर्फ फैक्ट्रियों पर लगे ताले नहीं हैं, ये इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की धड़कन थी जो रुक गई। हजारों परिवारों का चूल्हा इन्हीं मिलों के धुएं से जलता था। जब आधी मिलें बंद हो जाती हैं तो सिर्फ रोजगार नहीं जाता, उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है। और जब पेट पर चोट लगती है तो उसकी गूंज वोटिंग मशीन तक जरूर पहुंचती है। हमारा वोटर ग्रीवांस हीट मैप यानी मतदाताओं की शिकायतों का नक्शा साफ साफ दिखाता है कि गन्ना किसानों की पीड़ा इस वक्त सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये वो गहरा गुस्सा और हताशा है जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने की ताकत रखता है। तो सवाल यह है कि लोगों का ये गुस्सा, ये परेशानी 2022 के चुनाव में कैसे दिखाई दी? क्या उनके वोट ने उनकी आवाज को मजबूती दी? चलिए अब 2022 के जनादेश के आंकड़ों को खंगालते हैं, क्योंकि ये नंबर सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये उस वक्त के लोगों की कहानी बयान करते हैं। 2022 के नतीजों पर एक नजर डालिए। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी 43.1% वोट शेयर के साथ जीत गई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ यह था कि समाजवादी पार्टी का कोई आधिकारिक उम्मीदवार मैदान में ही नहीं था। इसका सीधा फायदा एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिला जो लगभग 23% वोट ले गए। ये तस्वीर साफ करती है कि एक मजबूत और संगठित विपक्ष की गैर मौजूदगी ने पूरा खेल ही बदल दिया। अब जरा पिछले कुछ चुनावों के ट्रेंड को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2017 में बीजेपी के वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया, 8% से सीधे लगभग 43% पर। वहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक 18 से 20% के दायरे में ही रहा। और एक और अहम बात, यहां वोटिंग का प्रतिशत हमेशा 60% के आसपास रहता है। इसका मतलब है कि वोटर अपने हक को लेकर जागरूक तो है, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी हो सकता है जिसे अब तक पूरी तरह से लामबंद नहीं किया जा सका है। ये स्लाइड सियासत का एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाती है कि बीजेपी ने 2017 में जीते अपने 42.7% वोट बैंक को कितनी कुशलता से लगभग जस का तस 2022 में अपनी सहयोगी निषाद पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। वोट शेयर लगभग वही रहा, 43.1%। ये जमीन पर एक मजबूत संगठन और वोट ट्रांसफर करने की संगठनात्मक क्षमता का सटीक उदाहरण है। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ आंकड़ों और गठबंधनों का खेल नहीं होता। चुनाव तो लोगों से जीता जाता है, उनके दिलों में जगह बनाकर। तो चलिए अब नंबरों से आगे बढ़कर खड्डा के सामाजिक ताने बाने को, वहां के समाज को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी चुनावी रणनीति की बुनियाद होती है उस जगह का जातीय समीकरण। खड्डा में देखिए, सबसे बड़ी आबादी लगभग 40% ओबीसी समुदाय की है और इसमें भी कुशवाहा और कुर्मी समाज का खास दबदबा है। इसके बाद करीब 18% अनुसूचित जाति और 14% मुस्लिम आबादी आती है। मतलब साफ है, जो भी दल ओबीसी वोटरों का भरोसा जीतेगा, खड्डा का किला उसी का होगा। तो इन सब आंकड़ों से खड्डा के वोटर की सोच के बारे में 4 मोटी मोटी बातें समझ आती हैं। पहली, यहां लोग उम्मीदवार के काम और अपने जातिगत समीकरण दोनों को बहुत तवज्जो देते हैं।
दूसरी, कुशवाहा जैसे प्रमुख ओबीसी समूहों का झुकाव हाल के वर्षों में बीजेपी की तरफ बढ़ा है। तीसरी, और ये सबसे जरूरी बात है, गन्ने का संकट यानी आर्थिक मुद्दे हर दूसरी चीज पर भारी पड़ते हैं। और चौथी, यहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ज्यादा कामयाब नहीं होती। लोगों के लिए पेट का सवाल पहले आता है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर नागरिक को यह हक है कि वो अपने मुद्दों पर, अपनी जरूरतों पर बिना किसी डर के आवाज उठाए। संविधान हमें यही सम्मान देता है कि हम सोच समझकर अपनी बात रखें और अपने प्रतिनिधि को चुनें। तो इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद, इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। इस सवाल का जवाब हमारे विश्लेषण और डेटा में ही छिपा है। यहां से एक 4 सूत्रीय रणनीति ढांचा उभर कर आता है, जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। यह सिर्फ एक चुनावी प्लान नहीं है, ये लोगों का भरोसा दोबारा जीतने का, उनसे फिर से जुड़ने का एक मुकम्मल रोड मैप है। इसका पहला स्तंभ है चुनावी, और इसका गणित बिल्कुल सीधा है। मुख्य ओबीसी और एससी वोटरों को साधना होगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी, विपक्ष के वोटों को बिखरने से रोकने के लिए एक मजबूत गठबंधन बनाना होगा। एक एक वोट की कीमत है, और उसे बंटने से रोकना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा स्तंभ है संगठनात्मक। याद रखिए, चुनाव हवा में नहीं, बूथ पर लड़े और जीते जाते हैं। इसके लिए जमीन पर एक मजबूत सेना चाहिए। बूथ लेवल के नेटवर्क को फिर से जगाना होगा, नए युवा चेहरों को तैयार करना होगा, और घर घर जाकर लोगों से सीधा रिश्ता बनाना होगा। और जब हम घर घर संपर्क की बात करते हैं, तो इसमें सम्मान और निजता का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी बात पर जोर देता है कि किसी भी नागरिक की जानकारी उनकी सहमति के बिना इस्तेमाल ना हो। रिश्ता भरोसे से बनता है, जबरदस्ती से नहीं। तीसरा स्तंभ है नैरेटिव, यानी वो कहानी जो आप लोगों को सुनाते हैं, जो उनके दिल को छू जाए। बंद पड़ी चीनी मिलों पर सरकार के टूटे वादों की कहानी, ओबीसी समाज के हक और सम्मान के लिए जातिगत जनगणना की कहानी। एक ऐसी कहानी जो लोगों को लगे कि ये उनकी अपनी आवाज है, उनकी अपनी लड़ाई है। और चौथा, आखिरी स्तंभ है संसाधन, क्योंकि एक बेहतरीन रणनीति भी बिना सही संसाधनों के जमीन पर नहीं उतर सकती। इसके लिए अभियान चलाने के लिए पर्याप्त फंड, अनुभवी कार्यकर्ताओं की एक टीम और स्थानीय प्रभावशाली लोगों का साथ चाहिए। जब ये चारों स्तंभ एक साथ मजबूती से खड़े होंगे, तभी जीत की इमारत बन सकती है। चलिए, रणनीति तो बन गई, लेकिन कागज पर बनी रणनीति और जमीन की हकीकत में अक्सर एक बड़ा फासला होता है। तो अब देखते हैं कि इस चतुर्मुख सिद्धांत को अगले 90 दिनों के एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदला जा सकता है। ये है 90 दिनों का एकदम साफ एक्शन प्लान। पहले 30 दिनों में शुगर रिलीफ ड्राइव के जरिए सीधे किसानों के सबसे बड़े दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की जाए। अगले 30 दिनों में जन लामबंदी यात्रा से गांव-गांव जाकर समर्थन जुटाया जाए। और आखिरी 30 दिनों में गठबंधन की ताकत दिखाकर और एक जोरदार डिजिटल अभियान के साथ पूरी ताकत झोंक दी जाए। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह प्लान सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं है। इस डेटा, इस रणनीति का असली मकसद है सत्ता तक पहुंचने के रास्ते को सेवा का रास्ता बनाना। और इस बदलाव का चेहरा कौन होगा? हमारा विश्लेषण कहता है कि वो कोई जमीनी ओबीसी समुदाय का नेता होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसानों का दर्द समझता हो, जिसकी जड़ें समाज में गहरी हों और जिसकी आवाज में बनावट नहीं बल्कि सच्चाई और अपनापन हो। इस पूरी रणनीति की आत्मा, इसका पूरा सार इस एक वाक्य में बसता है, पहले सच्चाई फिर राजनीति। इसका सीधा मतलब है कि लोगों की हकीकत को, उनकी समस्याओं को हर राजनीतिक दांवपेच से ऊपर रखा जाए, क्योंकि जब राजनीति सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी होती है तो भरोसा अपने आप लौट आता है। तो हम आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या डेटा और जमीनी हकीकत पर बना ये ब्लूप्रिंट सिर्फ खड्डा में एक चुनाव का नतीजा बदल सकता है, या ये हमारी राजनीति में भरोसा बहाल करने और असली सुशासन लाने का एक नया रास्ता भी दिखा सकता है? जवाब तो भविष्य देगा, लेकिन एक साफ सुथरा और ईमानदार रास्ता अब हमारे सामने है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।